नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, हम लोग कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे तरीके से इसमें समझेंगे इस चित्र के माध्यम से। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे कोशिका द्रव्य में क्षण के रूप में, तंतुओं के रूप में, गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। इसकी संरचना जो होती है 3 मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है, जो कि प्रोटीन से बना होता है। उसके अंदर कुछ विभिन्न जटिल टाइप के आकार बने होते हैं, जिसके बारे में जानेंगे। सबसे बाहरी वाला आवरण इसका जो होता है वह समतल होता है, लेकिन आंतरिक आवरण अंगुली के सदृश से होता है। कैसा होता है? अंगुली के सदृश से होता है। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनको अल्टमान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खोज कब किया था माइटोकॉन्ड्रिया का? सन 1900 ईस्वी में। इसके पीछे और कई सारे वैज्ञानिकों का नाम बताया जाता है, जिसमें एक बेंडा का नाम भी शामिल है, लेकिन जो मेन नाम बताया जाता है वो है अल्टमान। परीक्षाओं में आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आप लोग उसका सही उत्तर लिखेंगे अल्टमान, क्योंकि और सब नामों के पीछे क्या है, एक संशय बना हुआ है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश जो रचना बनी होती है, उसके यहां पे देखिए मैंने उसका एक अलग से चित्र बना लिया है, जिसपे किनारे किनारे घुंडी के आकार की कई सारी रचनाएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं। इन रचनाओं को हम लोग ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इसको F1, F2, F3, F4 ऐसे जितने सारे इसमें घुंडी होंगे उसी तरीके से उसका नाम होता जाएगा। इसके अंदर क्या भरा होता है? एक पीले द्रव्य पदार्थ भरा होता है, जो कि प्रोटीन से बना होता है। देखिए अंदर इसके भरे हुए हैं, यहां पे भी मैंने प्रदर्शित कर दिया है, जिसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और यह जो घुंडी के, यह जो उंगली के समान रचना दिखाई दे रही है, जैसे ये है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, इसको क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य अब देखते हैं हम लोग कि यह कार्य क्या करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारी कोशिकाओं में, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जानते हैं कि इसका कार्य होता क्या है। इसका कार्य होता है हमारे शरीर में श्वसन की मुख्य भूमिका का निभाना। जैसे हम लोग जब श्वसन लेते हैं तो श्वसन लेने के बाद वह फेफड़े में जाती है, गैस जितनी होती है सब फेफड़े में जाती है, और हम लोग समझ जाते हैं किसी फेफड़े के द्वारा ही हम लोग में श्वसन की पूर्ति हो गई। लेकिन यहां तो अभी ट्रायल है, पिक्चर अभी बाकी है। कैसे? क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, उस खून में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह हमारे शरीर के खून का रंग निर्धारित करता है, अर्थात उसी के कारण हमारे खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो उस हीमोग्लोबिन में एक प्रकार का तत्व पाया जाता है, जिसको आयरन के नाम से जाना जाता है, और आप लोग लोहा के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि आयरन को लोहा ही कहते हैं। तो लोहे में एक गुण होता है जो ऑक्सीजन को बहुत तेजी से आकर्षित कर लेता है। जैसे आप लोगों के आसपास या आप लोगों के घरों में कई सारे लोहे की वस्तुएं बनी होंगी, जिसमें संक्षारण हो जाता है, अर्थात मूर्छा लग जाता है। यह मूर्छा जो होता है कैसे लगता है? उस धातु में, उस लोहे में ऑक्साइड आ जाता है, अर्थात ऑक्सीजन आ जाता है। तो लोहा ऑक्सीजन को अपनी तरफ ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप जितनी भी अन्य गैसें होती हैं वो फेफड़े के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो हमारे शरीर में बना होता है वह भी हमारे फेफड़े के द्वारा बाहर निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को हमारी हीमोग्लोबिन में उपस्थित लोहे जो होते हैं
वो उसको जकड़ के पकड़ लेते हैं और पकड़ करके सभी कोशिकाओं में लेकर चले जाते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में उसी खून के साथ ही ग्लूकोज के अणु भी पहुंचते हैं। जब ग्लूकोज का अणु हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है तो हमारी जो कोशिका होती है उस ग्लूकोज को देती है माइटोकांड्रिया को। इस माइटोकांड्रिया में मैंने बताया कि ऑक्सीसोम पाया जाता है और इसी ऑक्सीसोम के अंदर उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के उपरांत एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से या विघटन से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे 38। अर्थात एक ग्लूकोज अणु जब अपघटित होता है हमारी माइटोकांड्रिया में तो वह कितने एटीपी अणुओं का निर्माण करता है? 38 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। यही एटीपी अणु जो होते हैं यही हमारे शरीर में ऊर्जा का सिक्का कहलाते हैं। इसी के कारण माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा घर कहते हैं। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। दोस्तों अब आइए चलते हैं हम लोग लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम जो होता है यह हमारी कोशिकाओं में छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है, जो कि कोशिका के अंदर सभी जगहों पर बिखरा पाया जाता है। यह क्या होता है? इसकी जो खोज किए थे वो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में किया था इसकी खोज। यह हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इनकी गोलिकाओं में एक प्रकार का एंजाइम भरा होता है जिसको जल अपघटनी एंजाइम कहते हैं। जल अपघटनी एंजाइम भरा होता है जो क्या करता है, हमारे कोशिकाओं में जितने भी प्रकार की वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आते हैं उन सब का अपनी एंजाइम के द्वारा वह पाचन करता है। लेकिन कभी कभी यह हमारी कोशिकाओं में एक भयंकर रूप धारण कर लेता है, अर्थात अपनी अनियमितता को यह सक्रिय कर देता है, जिसके कारण यह हमारी कोशिकाओं में फट जाता है और फटने के कारण इसके जितने सारे जल अपघटनी एंजाइम हैं पूरी कोशिकाओं में फैल जाते हैं और फैलने के बाद पूरी कोशिका का ही क्या कर डालते हैं ये लोग, पाचन कर डालते हैं, जिसके लिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ये जो लाइसोसोम कोशिकांग होता है यह सभी कोशिकाओं में पाया ही नहीं जाता है, केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति होती है, वनस्पति कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। और जंतु कोशिकाओं में इसके कुछ जो आत्महत्या की थैली का कारण होता है, इसके कुछ अच्छे कार्य भी हैं, जो कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई रोगीली किस्म की या विघटित किस्म की कोशिका है और उस कोशिका का कोई काम नहीं है, वो हमारे लिए केवल हानिप्रद है, लाभप्रद नहीं है, तो वहां पर जाकर के यह क्या हो जाता है, फट जाता है और फटने के बाद उस कोशिका को पाचन कर लेता है, जिसके कारण यह खुद कोशिका को लेकर तो जाता ही है और अपने भी चला जाता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इसका हम लोग उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी होटल में या किसी जगह पर कोई आतंकवादी आया हुआ है और अपने कमर में
बम का बेल्ट बांधा हुआ है, जो बटन दबते ही अपने तो खत्म ही होगा, साथ में जितने भी उस होटल में या उस जगह पर आदमी होंगे उस आदमियों को भी लेकर के चला जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, आत्महत्या करने वाला आदमी। अपने तो गया ही, साथ में 2-4 टू पगाव लेकर के गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आप दूसरी कोशिकांग के बारे में जानते हैं। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं लवक क्या होता है। लवक जो होता है यह सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कौन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? नीले हरे शैवालों, पौधों, जीवाणुओं तथा कवकों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। केवल और केवल एक जंतु होता है, एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है यूग्लिना। उसी जंतु में लवक जो होता है पाया जाता है। इसकी आकृति जो होती है गोलाकार होती है और यह समस्त कोशिकाओं में बहुत ही अधिक संख्या में फैली हुई होती है। अब जो ये लवक होता है यह अपने कार्य तथा गुणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जिसको समझते हैं। पहला होता है वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। पहला होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। तो सबसे पहले हम लोग वर्णी लवक के बारे में जानते हैं। पेड़ पौधे की जो पूरा शरीर होता है उस शरीर में हरा और रंगहीन रंग छोड़ करके, कौन कौन सा? हरा और रंगहीन रंग छोड़ करके बाकी जितने भी रंग पेड़ पौधे के शरीर में पाए जाते हैं, सब के सब में कौन सा लवक पाया जाता है? वर्णी लवक पाया जाता है। अब ये वर्णी लवक जो होता है वो हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से भाग में पाया जाता है पौधे के। पौधे का जो पुष्प होता है और पौधे का जो फल होता है रंग बिरंगा, उन पार्टों में वर्णी लवक पाया जाता है। वर्णी लवक का कार्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो पुष्पों का रंग होता है वो विभिन्न चटकीले रंग होते हैं। इतने चटकीले होते हैं कि इनको देख करके इतना अच्छा लगता है जो कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पुष्प जहां कहीं भी सुंदर सुंदर होते हैं हम लोग उसको तोड़ करके अपने पास रख लेते हैं। तो यह पुष्पों का रंग होता क्यों है इतना चटकीला? ये जो पुष्प होते हैं ये पौधे के जननांग होते हैं। जिस तरीके से जंतुओं में जननांग के अलग पार्ट होते हैं, उसी तरीके से पौधों में जो पुष्प होता है वह जननांग का कार्य करता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, जितने भी सुंदर और आकर्षक लगते हैं, जैसे कोई लड़कियां है बढ़िया से क्रीम पाउडर लगा करके अच्छे से आ गई और आने के बाद उसके पीछे कौन कौन से घूमेंगे? 10-15 लड़के उसके पीछे चक्कर लगाते रहेंगे, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। तो इस तरीके से भौरे की तरह उसके ऊपर वो लोग नाचने लगते हैं, लेकिन उसमें किसी एक का ही चलता है, कोई एक ही उसको अपना पाता है। तो उसी तरीके से पुष्प में जो चटकीले रंग होते हैं वह कीट पतंगों, भौरों तथा मधुमक्खियों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। अब जब आकर्षित कर लेगा तो सब लोग उसके आगे पीछे क्या करेंगे? मंडराने लगेंगे और मंडराने के बाद उस पर जाकर के बैठने का प्रयास करेंगे। जैसे ही बैठेंगे तो उनके पुष्प में जो परागकण होगा उनके शरीर में लग जाएगा और लगने के बाद उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसको लगा देंगे या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे उसको लगा देंगे। तो लगाने के बाद उस पौधे का क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। अर्थात
ये जो वर्णी लवक होते हैं यह पौधों में जनन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं अवर्णी लवक के बारे में जानते हैं कि अवर्णी लवक पौधे के कौन कौन से भाग में पाया जाता है। तो अवर्णी लवक जो होता है पौधे की जड़ों, फलों के अंदर वाला पार्ट तथा बीजों के अंदर पाया जाता है। इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो सफेद अर्थात रंगहीन रंगों से मिलकर के बनी होती है, ना ही सफेद होती हैं ना ही कोई और रंग होता है, मटमैले कलर की होती हैं, जिसके कारण उनको रंगहीन नाम दिया गया है। और उस जड़ों में कौन सा लवक पाया जाता है, अवर्णी लवक पाया जाता है। और फलों के अंदर जो फल होते हैं वो फल विशेष रंग के होते हैं, अर्थात उनमें कोई ऊपर की तरफ रंग पाया जाता है, अंदर की तरफ कोई रंग नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें विशेष रंग पाया जाता है और शेष फलों में रंग नहीं पाया जाता है, उसमें भी अवर्णी लवक ही पाया जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जो बीज होते हैं पौधों में उसके अंदर भी अवर्णी लवक विद्यमान होता है। अब वर्णी लवक जो होता है इसको बड़े में दर्शाया गया क्योंकि पेड़ पौधों में यह बहुत ही बड़ा कार्य करता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हम लोगों से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। नहीं तो दोस्तों हम लोग चलते हैं हरित लवक के बारे में जानते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है और इसी चित्र के माध्यम से सब पूरी जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे। तो देखिए यह जो क्लोरोप्लास्ट होता है अर्थात हरित लवक होता है यह सभी हरे पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जो कि कोशिकाओं में बिखरी हुई होती है। इसका जो आकार होता है वो थोड़ा बड़ा होता है अन्य कोशिकांगों के अपेक्षा। यह दो परतों से मिलकर के बना होता है। बाहरी वाली परत को बाह्य झिल्ली बोलते हैं, अंदर वाली परत को आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर एक के ऊपर एक सिक्का, एक के ऊपर एक सिक्के की तरह संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक में एक प्रकार का तरल द्रव्य पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और इसी स्ट्रोमा में छोटे छोटे कण के तौर पर कुछ संरचनाएं विद्यमान होती हैं जो कि राइबोसोम की होती हैं, और उसी राइबोसोम के साथ इसका अपना खास डीएनए भी होता है। अब प्रत्येक ग्रेनम से कुछ पतली पतली नलिकाएं जुड़ी हुई हैं जो अलग सिक्के की तरह बनी हुई हैं, जैसे देख लीजिए इस तरीके से। इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली के बाह्य स्तर पर एक प्रकार की झिल्ली लगी होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल नामक कण पाए जाते हैं। यही क्लोरोफिल जो होता है यही प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे होता है, जैसे ये पत्तियों में उपस्थित होती हैं और उसी पत्तियों के द्वारा जो हरित लवक होता है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके नीचे जड़ों के द्वारा जल लेकर के बनाता क्या है, कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज बनाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। ये जो हरित लवक होता है यह पौधों में ग्लूकोज का निर्धारण करता है अर्थात ग्लूकोज स्वयं बनाता है, और उसी ग्लूकोज का ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे अपना भोजन जो होता है वो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के मम्मी पापा क्या भोजन बनाते हैं,
तो आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल आएगा, हाँ हमारे मम्मी पापा या हमारे भाई या बहन या मामी मामा कोई जो है भोजन बनाता है, लेकिन हम लोग भोजन बनाते नहीं हैं, हम लोग उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में निर्धारित कर देते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वही क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करता, जो कच्चा मटेरियल होता है, अर्थात वो लोग अकार्बनिक यौगिकों से, अकार्बनिक यौगिक मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या बना देते हैं, गेहूं, चावल, आलू, जितनी भी खाद्य सामग्रियां होती हैं इन्हीं दो चीजों के द्वारा बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा। क्या हम लोग भी बना सकते हैं? तो आप लोग का उत्तर आएगा नहीं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग राइबोसोम के बारे में जानते हैं। कई सारे ऐसे कोशिकांग आए जिसमें मैंने बताया कि इसमें राइबोसोम पाया था, इसमें राइबोसोम पाया था, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। तो राइबोसोम जो होता है वह अंतःप्रदव्य जलिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाह्य स्तर पर चिपका हुआ एक प्रकार का सूक्ष्म कण होता है, जिसकी खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में किया। यह जो राइबोसोम होता है यह होता है दो प्रकार का। पहले को कहते हैं 70S राइबोसोम और दूसरे को कहते हैं 80S राइबोसोम। तो जो 70S राइबोसोम होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और जो 80S राइबोसोम होता है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्थात कोई अगर पूछ ले कि हम लोगों में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है तो आप लोग उसका उत्तर 80S देंगे। तो इसकी जो संरचना होती है कुछ इस टाइप की होती है। यह दो भागों में बटा होता है। जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, 30S बोलते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको 50S सब यूनिट बोला जाता है। तो यह जो चित्र बनाए हैं हम, यह 70S राइबोसोम का बनाए हैं। 70S राइबोसोम का बना हुआ है। अब इसी में क्या होता है, अगर 80S का चित्र बनाना आपको, यह 30 के स्थान पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे 50 ही रहेगा। तो इस तरीके से जाकर के आपका राइबोसोम का चित्र बन जाएगा। अब चलते हैं राइबोसोम के कार्य के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने राइबोसोम के कार्य के बारे में हमसे कई बार सुना होगा। तो राइबोसोम का कार्य जो होता है वो होता है हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करना, और इसी के साथ साथ ये जो राइबोसोम होता है ये एंजाइम्स का भी क्या करता है, संश्लेषण करता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में जितने सारे प्रोटीन्स का क्या होता है, निर्माण होता है, वो कौन करता है, राइबोसोम ही करता है। तो इनको प्रोटीन फैक्ट्री माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलते हैं अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग तारक काय के बारे में जानते हैं। यह तारक काय जो होता है यह वनस्पति कोशिकाओं में पाया ही नहीं जाता है। यह केवल पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में और किसी किसी जीवाणुओं में पाया जाता है और शैवालों में पाया जाता है। बाकी किसी भी जीव में यह तारक काय नहीं पाया जाता है। और यह उपस्थित कहाँ होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं के बीच में जो केंद्रक होता है उसी केंद्रक के जस्ट बगल में तारक काय उपस्थित होता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है। इसके बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं नाभिक, और किनारे किनारे तारा मछली के समान रचनाएं दिखाई दे रही होंगी आपको, जिसके प्रत्येक किनारे कुछ गोलिकाएं टाइप की रचनाएं दिखाई देंगी, जिनको सूक्ष्म नलिकाओं के नाम से जाना जाता है। ये जो सूक्ष्म नलिकाएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो इनको
त्रिक तंतु के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि इनका काम क्या होता है। इनका काम जो होता है, जब कोशिकाओं का विभाजन होना होता है, जैसे इस तरीके से मैंने चित्र बनाया है, कोशिका का यहाँ पे विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो तुर्क रूपी तंतु है, देखिए यहां पर एस्टर इसको कहते हैं, तुर्क रूपी एस्टर। इस तरीके से जा करके कोशिका विभाजन के समय कोशिका के एक एक छोर पर उपस्थित हो जाता है, और उपस्थित होने के बाद इसमें से क्या होता है, एक प्रकार का बल निकलता है। इस तरीके से यह क्या करता है, जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र को अपनी अपनी तरफ खींचता है, और खींचने के बाद क्या होता है कि 1 2 3 गुणसूत्र यह अपनी तरफ लेकर चला जाता है। मतलब जितने भी गुणसूत्र होते हैं उस तरीके से आधे गुणसूत्र यह अपनी तरफ लेकर चला जाता है, आधे गुणसूत्र यह वाला अपनी तरफ लेकर के चला जाता है, और जाने के बाद बीच में इस तरीके से ऐसे बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होने के बाद कोशिका जो होती है 2 रूपों में बंट जाती है। अर्थात कोशिका विभाजन के समय है तुर्क रूपी एस्टर का मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा कार्य क्या होता है कि जो हम लोगों में स्पर्म पाया जाता, मैंने उसमें चित्र बनाया था कि ऐसे मान लीजिए स्पर्म हम लोगों का हो गया, इस तरीके से जो नीचे वाली पूंछ के टाइप की रचना होती है उसका निर्माण भी कौन करता है, तारक काय करता।